नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण ऋणों को पुनर्निर्धारित करने की उद्योगों की मांग पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को संबोधित करेंगे। भारत में 10 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64.54% हुई। सरकार ने कहा, इस वर्ष 882 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई की गई। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की 112 स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया कराएगी। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं दी। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार कोविड के दुष्प्रभाव के कारण ऋणों को पुनर्निर्धारित करने के उद्योग की मांग के बारे में रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है। वित्त मंत्री आज भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के परिसंघ फिक्की के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित कर रही थीं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैंक आपात ऋण सुविधा के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने से इनकार नहीं कर सकते और अगर इसका कहीं उल्लंघन होता है तो उसकी जानकारी सरकार को दी जानी चाहिए। वे इस क्षेत्र को आपात ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में फिक्की के सदस्यों की चिंता पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थीं। उद्योग जगत की आपात ऋण आवश्यकताओं से निपटने के लिए एक संस्थान बनाने के सुझाव पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में विकास वित्त संस्थान बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित योजनाओं को अंतिम रूप देने के बाद ब्यौरा साझा किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल और अन्य उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम करने का निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा किया जाएगा। लगातार चौथे महीने में देश के 8 प्रमुख ढांचागत उद्योगों के उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई और जून के दौरान इसमें 15% का नुकसान रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के दौरान कोयला क्षेत्र में 15.5%, कच्चे तेल के उत्पादन में 6%, प्राकृतिक गैस में 12%, रिफाइनरी उत्पादन में 8.9%, स्टील क्षेत्र के उत्पादन में 33.8%, सीमेंट उत्पादन में 6.9% और बिजली उत्पादन में 11% की कमी दर्ज हुई। इस वर्ष मई के दौरान ढांचागत क्षेत्र के उत्पादन में 22% की गिरावट दर्ज हुई थी, जबकि पिछले वर्ष जून में इन क्षेत्रों के उत्पादन में 1.2% की बढ़त दर्ज हुई थी। अप्रैल से जून तिमाही के दौरान इस क्षेत्र के उत्पादन में 24.6% की गिरावट रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 3.4% की बढ़त दर्ज हुई। देश के सकल औद्योगिक उत्पादन में इन 8 उद्योगों की 40.3% हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सभी बच्चों और नौजवानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मातृभाषा और अनेक भाषाओं को पढ़ाए जाने संबंधी प्रावधान पर जोर दिया जाना भारत की क्षेत्रीय और प्राचीन भाषाओं के प्रति सम्मान और उन्हें महत्व प्रदान करने का प्रतीक है। इससे विद्यार्थियों में समग्र विश्व दृष्टि का विकास करने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी।
ये नीति भारत को विश्व मंच पर ज्ञान की शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। आकाशवाणी से विशेष भेंट में श्री पोखरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए संभावनाओं के द्वार खोलना है, जिससे उसका समग्र विकास हो सके। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आ रही है, ये जहाँ अंतिम छोर के बच्चे को पूरी विकास की संभावनाओं को देगी, वहीं विविध क्षेत्रों में आगे बढ़कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का न केवल स्वाभिमान सम्मान बढ़ाएगी, बल्कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की है, कि आत्मनिर्भर भारत की बात की है, इन दोनों को करने में ये जो नई शिक्षा नीति है, वो निश्चित रूप में एक आधारशिला बनेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए नए विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद 3 तलाक के मामलों में भारी कमी आई है। इस कानून के लागू होने के 1 साल पूरा होने के मौके पर देश भर की मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने 3 तलाक को अपराध घोषित किया, जिससे मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है। 3 तलाक 1 साल पहले अपराध बना और अपराध बनने से मुस्लिम महिलाओं का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को मुहर लगी, मजबूती मिली। हमने उस पांव के कांटे को निकाला है। मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए ये कानून जो है वो पास किया है। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 20 से अधिक मुस्लिम देशों ने भी 3 तलाक की प्रथा को नियंत्रित किया था, लेकिन भारत में ऐसा करने में बहुत समय लग गया। दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को रेगुलेट किया गया किसी न किसी प्रकार से। हिंदुस्तान को 70 साल क्यों लगा? और इसके लिए नरेंद्र मोदी का आना जरूरी था? यह पहला सवाल। और मैं चाहता हूं कि आज जब पहली बरसी है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपने दहेज कानून बदला, अच्छा काम किया। आपने महिलाओं की क्रूएल्टी के खिलाफ 498 लाया, अच्छा काम किया। आपने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कानून पारित किया, अच्छा काम किया। हमारी सरकार ने रेप कानून में बदलाव किया कि अगर 12 साल से कम की बच्चे के साथ बलात्कार करोगे तो फांसी की सजा हो जाएगी, ये कानून किया। इस पर तो सब खड़े हो जाते थे, लेकिन 3 तलाक पर ये नाइतफाकी क्यों थी? ये है बड़े सवाल। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम ने देश की मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया है। आज का दिन सिर्फ मुसलमान बहनों का दिन नहीं, ये हर हिंदुस्तानी महिला का दिन है जो चाहती है कि महिला को परस्पर सम्मान समाज में मिलता है। ये दिन हर उस माँ का दिन है, हर उस पिता का दिन है जो चाहता है कि उसकी बेटी एक सुरक्षित भविष्य को प्राप्त करे। ये दिन हर उस परिवार का दिन है जो कामना करता है कि समाज में परस्पर हम संपर्क संबंधों के माध्यम से महिला की प्रतिष्ठा को बनाकर रखें। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वाणिज्यिक कोयला खनन से छत्तीसगढ़ में प्रगति और विकास का नया युग शुरू होगा। छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान श्री जोशी ने कहा कि इससे राज्य में रोजगार के लगभग 60,000 नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खनन से राज्य में कम से कम 4,400 करोड़ रुपयों का राजस्व प्रतिवर्ष आएगा और कम से कम 2,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक कोयला खनन से विभिन्न जिला खनिज संस्थानों को लगभग 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनका इस्तेमाल कोयला खनन क्षेत्रों के आसपास के समग्र विकास में इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज किफायती किराया आवासीय परिसर ARHC नॉलेज पैक का लोकार्पण किया। इसमें देश में शहरी प्रवासियों का आवास सुगम बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ किए गए समझौतों का ज्ञापन भी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को इस महीने के शुरू में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपयोजना के तौर पर अनुमोदित किया था। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों और प्रवासी श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराना है। ARHC योजना देश में 2 रूपों में लागू होगी। पहले रूप में सरकार द्वारा वित्त पोषित मकानों को अगले 25 साल के लिए निजी सरकारी भागीदारी के तहत ARHC में परिवर्तित किया जाएगा। दूसरे रूप में ARHC में आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा और इसका संचालन अगले 25 वर्षों तक सरकारी या निजी कंपनियां करेंगी। सरकार का कहना है कि ARHC योजना न केवल शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए लाभदायक होगी, बल्कि इससे उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा और निर्माण क्षेत्र में निवेश होगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में 10 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने को एक बड़ी उपलब्धि कहा है। नई दिल्ली में आज कोविड पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 19वीं बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में स्वस्थ होने की दर 64.54% है। संक्रमित लोगों की संख्या सिर्फ 33.27% है। उन्होंने कहा कि भारत में संक्रमण से मृत्यु दर 2.18% रही है। भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल 0.28% रोगी वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा 1.61% रोगियों को आईसीयू और 2.32% को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश भर में 1331 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,42,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। मंत्री समूह को पीपीई किट, मास्क और वेंटिलेटर की घरेलू निर्माण क्षमताओं से भी अवगत कराया गया। मंत्री समूह को बताया गया कि दिल्ली में सबसे अधिक स्वस्थ होने की दर 89.08%, इसके बाद हरियाणा में ये दर 79.82% है। सबसे कम स्वस्थ होने की दर कर्नाटक में 39.36% है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10.5 लाख पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में 37,223 रोगी स्वस्थ हुए हैं। ये एक दिन में स्वस्थ होने वालों की ये सबसे अधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 10,57,805 हो गई है। देश में कल एक दिन में 55,078 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। एक दिन में संक्रमण की ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही कोविड रोगियों की कुल संख्या 16,38,870 हो गई है। इनमें से 5,45,318 रोगियों का उपचार चल रहा है। एक दिन में 779 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड से मृतकों की संख्या 35,747 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,195 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में कोविड-19 रोगियों की संख्या 1,35,598 हो गई है। अब तक 1,20,000 से ज्यादा कोरोना रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,206 लोग ठीक हुए हैं और 27 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 3,963 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से प्रभावित 10,705 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के मंत्रियों और विधायकों से अपील की है कि वे कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने वेतन का 30% योगदान दें। वे स्वयं भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से भी इस कोष में अपना योगदान देने की अपील की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मुख्यमंत्री, मंत्री, जनप्रतिनिधि या अधिकारी हो, यदि मास्क और परस्पर दूरी जैसे दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को 14 अगस्त तक किसी भी सार्वजनिक दौरे पर नहीं जाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने और एक बार में 5 से अधिक लोगों से नहीं मिलने के निर्देश भी दिए। उधर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि भोपाल में रैपिड एंटीजन परीक्षण शुरू हो गए हैं। इससे बड़ी संख्या में तेजी से परीक्षण करने में मदद मिलेगी। इस बीच राज्य सरकार कल 1 अगस्त से 14 अगस्त तक कोविड-19 परीक्षण अभियान किल कोरोना का दूसरा चरण भी शुरू कर रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बम्बई उच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 से निपटने के दौरान संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के परिजनों को दिए जाने वाले लाभों के बारे में एक शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। राज्य की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही एक प्रस्ताव जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 की वजह से जिन डॉक्टरों या पुलिसकर्मियों की मौत हुई है उनके परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि राज्य ने केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ कई फ्रंटलाइन श्रमिकों को उपलब्ध कराया है। जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने कहा कि उक्त जीआर ने उन लाभों को स्पष्ट नहीं किया है जो चिकित्सकों और नर्सों को विशेष रूप से दिए जाएंगे और राज्य को 4 अगस्त तक एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह शहर के वकीलों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर निर्णय ले ताकि कानूनी सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें तालाबंदी के दौरान अदालतों में जाने के लिए लोकल ट्रेनों का उपयोग करने की अनुमति मिले। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में कोविड-19 महामारी के चलते महाराष्ट्र के भिवंडी शहर और पालघर जिले में कल बकरी ईद समारोह के दौरान सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिटीजन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण ऋणों को पुनर्निर्धारित करने की उद्योगों की मांग पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को संबोधित करेंगे। भारत में 10 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64.54% हुई। सरकार ने कहा, इस वर्ष 882 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हुई। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की 112 स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया कराएगी। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं दी। बेंगलुरु में आज कोविड-19 के मरीजों को महामारी से बचाव के संबंध में पूरी जानकारी देने के लिए कोविड रक्षा समाधान का लोकार्पण किया गया। बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या की इस पहल से सभी लोग कोरोना वायरस से निपटना सीख सकेंगे। एक रिपोर्ट। राज्य का रिकवरी रेट 40.14% है। विजयपुरा और यादगिरी जिले में रिकवरी रेट बेहतर है। यहाँ 70% से ज्यादा रोगी संक्रमण से स्वस्थ होकर निकले हैं। इधर केस डबलिंग रेट 13 दिन है, जो राज्य स्तर पर समान है। आज राज्य का मृत्यु प्रमाण 1.86% रहा। राज्य ने एक ही दिन 36,936 कोविड टेस्ट किए हैं। बेंगलुरु अर्बन जिला सबसे ज्यादा कोविड से प्रभावित है। आज यहाँ 2,220 नए प्रकरण और 20 मृत्यु की वार्ता आई हैं। जिले में 37,618 नए प्रकरण और संक्रमण से 1,029 लोगों की जान गई है। जिले में 16,896 लोग संक्रमण से स्वस्थ होकर वापस गए हैं। बेंगलुरु में कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए नगर के लगभग सभी वार्ड में उचित टेस्टिंग कार्यक्रम आरंभ किया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक से संबंधित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालन किए जाने की जरूरत पर बल दिया। राज्य में कोरोना वायरस के 1,15,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। एक रिपोर्ट। कल प्रदेश में 1,15,618 कोविड नमूनों की जांच की गई। पिछले 3 दिनों में जांचों का औसत लगभग 1 लाख के करीब है। इसके साथ ही प्रदेश में सबसे ज्यादा 4453 नए कोविड संक्रमण के मामलों का भी कल पता चला है। प्रदेश में 48,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के जरिए और अधिक
एक एम्बुलेंस का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच राज्य में आज रात 10 बजे से प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, जो कि 3 अगस्त की सुबह 5 बजे तक जारी रहेंगे। कुछ जिलों में प्रशासन ने रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर राखी और मिठाई की दुकानों को खुले रहने की भी इजाजत दी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। असम सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जिला कार्यालयों, बैंक, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों को नए निर्देश जारी किए हैं। संबंधित आदेश में सार्वजनिक स्थानों, पूजा स्थलों और यात्रा के दौरान चेहरा ढकना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने जनसभाओं के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया है। एक रिपोर्ट। असम सरकार ने सभी सरकारी विभागों और निजी संगठनों को कोविड-19 के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सभी निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर लक्ष्मणन एस ने कहा कि गुवाहाटी शहर में धीरे धीरे पॉजिटिव मामले की संख्या में कमी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिक संख्या में परीक्षणों के कारण अन्य स्थानों पर मामले बढ़े हैं। इस बीच भूटान नरेश जिग्मे खेसर ने कोविड-19 स्थिति से निपटने में भूटान की मदद करने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और प्रदेश सरकार की सराहना की है। मानस पटिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। नागालैंड में आज कोरोना संक्रमण के 126 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1692 पहुंच गई है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री एस पांग्युफोम ने एक ट्वीट में बताया कि कुल 418 परीक्षण में से 95 संक्रमित लोग दीमापुर से और 31 लोग कोहिमा से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में फिलहाल 1061 लोगों का इलाज चल रहा है और 625 लोग स्वस्थ हो गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि संक्रमण के अधिकतर रोगी स्वयं ठीक हो जाते हैं और बहुत कम रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए देश, दुनिया एवं संस्कृत जगत की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी का विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी प्रत्येक शनिवार प्रातः 7:10 से और पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 7:10 से आकाशवाणी के FM समाचार चैनल पर। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम के दौरान 882 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 774 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान खेत के स्तर पर किसानों और कृषि गतिविधियों में सहायता पहुंचाने के लिए सरकार अनेक उपाय कर रही है। मंत्रालय के अनुसार 266 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 224 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि दलहन के अंतर्गत 111 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अभी तक बुआई की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। मोटे अनाज के क्षेत्र में 148 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और गन्ने के अंतर्गत 51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है।
केंद्र सरकार वर्तमान वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की 112 स्टार्टअप कंपनियों की सहायता के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये वित्तीय सहायता कृषि व्यापार से जुड़ी नई कंपनियों को दी जाएगी। इन स्टार्टअप कंपनियों को देश भर में फैले 29 कृषि व्यापार इनक्यूबेशन केंद्रों पर 2 महीने का प्रशिक्षण दिया गया था। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने का उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के 11 जिलों में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया। ये अभियान 30 और 31 जुलाई की रात को 37 स्थानों पर चलाया गया। इसके अलावा हरियाणा के कृषि विभाग ने भिवानी जिले में टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया। मंत्रालय ने कहा है कि 11 अप्रैल से 30 जुलाई तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में टिड्डी मंडल कार्यालयों ने 2,26,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने पंचायत प्रतिनिधियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विकास कार्यक्रम सीधे तौर पर लागू करने का अधिकार दे दिया है। प्रशासन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंचायतों को आवंटित धनराशि भी जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए भी प्रशासन ने ठोस उपाय किए हैं और प्रदेश तथा प्रदेश से बाहर की खेल प्रतियोगिताओं में यहां के युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कश्मीर में ब्लॉकों और पंचायतों ने पहली बार 5 दिन तक चलने वाले शीतकालीन खेलों में भागीदारी की, जो इस वर्ष 7 मार्च से खेलो इंडिया के अंतर्गत कश्मीर घाटी के गुलमर्ग पर्यटन स्थल में आयोजित की गई थी। इसके अलावा चल रही कोरोना वायरस महामारी के दौरान जम्मू कश्मीर में पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पंचायत प्रतिनिधि जनता की पीड़ा को कम करके न केवल उनके बीच पहुंच रहे हैं, बल्कि इन अभूतपूर्व परिस्थितियों में भी उन्होंने निराश्रितों और समाज के कमजोर वर्गों तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर लोगों को मुबारकबाद दी। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि ये त्योहार बलिदान और सौहार्द का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ईद उल अजहा ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और अपनी रचना के प्रति अपार प्यार तथा अनुकंपा का प्रतीक है। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की विभीषिका जारी है। बागमती, कमला बालन और बूढ़ी गंडक के बाढ़ का पानी दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के कुछ और क्षेत्रों में फैल गया है। उत्तरी बिहार में वर्षा के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। गंडक नदी की बाढ़ से कई स्थानों पर बांधों को खतरा उत्पन्न हो गया है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछार पड़ सकती है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश होने के भी आसार हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 जगह बारिश हो सकती है। लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहने और शाम के समय हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 19 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार बारिश भी हो सकती है। समाचार कक्ष से रवि कपूर। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण कल से शुरू होगा। इस चरण में 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 792 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 692 अंतर्राष्ट्रीय और 100 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 129 अंक गिरकर 37,607 के स्तर पर दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार कोविड महामारी के दुष्प्रभाव के कारण ऋणों को पुनर्निर्धारित करने के उद्योगों की मांग पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को संबोधित करेंगे। भारत में 10 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64.54% हुई। सरकार ने कहा, इस वर्ष 882 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई की गई। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की 112 स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया कराएगी। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।